तो गाइज वेलकम। आज से हम लोग चालू करने वाले हैं हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस। यार सब लोगों को पता है कि हमारा जो एक पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसका ये पार्ट बी होता है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई गेस 60 मार्क्स का है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया ऑटोमेटिकली 40 मार्क्स का। तो यार पहले ये समझते हैं कि इंस्टीट्यूट हमसे कितनी मेहनत करवाएगा ये 40 मार्क्स के लिए। तो भाई सिंपल सा आंसर है, सिर्फ 4 चैप्टर है। तो यार सुनने में कितना अच्छा लगा ना कि सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ो एंड 40 मार्क्स स्कोर कर लो। बट एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये 4 चैप्टर, तो अगर मेरे नोट से भी पढ़ोगे, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की बात तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत बड़ा है, बट अगर मेरे नोट से पढ़ोगे तो भी ये 4 चैप्टर 200 पेजेस का है। तो हमें 200 पेजेस पूरे पढ़ने पड़ेंगे ताकि 40 मार्क्स हम लोग स्कोर कर पाए। तो सर आप ये सारी बुरी बातें बताओगे या कुछ अच्छा भी सुनाओगे? तो भाई अच्छी बात ये है इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में कि यहाँ पे जो पेपर बनता है ये ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस का बनता है। मतलब जो इंस्टीट्यूट सीए इंस्टीट्यूट की वो है ना इमेज कि भैया बहुत डिफिकल्ट पेपर है, बहुत ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसा इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में नहीं होने वाला। यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस देंगे। मतलब मॉड्यूल में हमारे उसमें एक कोई टॉपिक दे रखा है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा सीधा आएगा कि भाई उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो, दैट्स इट। तो सबसे कम कॉम्प्लिकेशन है इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में, ट्विस्ट एंड टर्न्स पॉसिबल नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर है। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर किसी ने पूरा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल या मेरे नोट्स जिससे भी तुम पढ़ रहे हो एंड ऑफ द डे, अगर ये पूरा बाय हार्ट अच्छे से पढ़ लिया तो भाई 40 में से आई गारंटी, मतलब अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी है ना तो 40 में से 30 मार्क्स तो स्कोर कर ही लेगा। इसका मतलब 40 में से 30 अगर इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस में आ गए तो एफएम में अगर सिर्फ 60 में से 30 मार्क भी लेके आ गए तो एग्जामिशन पक्का है बॉस। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, हम बकअप कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ताकि अगर बाई चांस हमें किसी और सब्जेक्ट में मार्क्स कम पड़ जाए, एग्रीगेट बनाने के लिए 2-5 मार्क्स कम पड़ रहे हो, तो इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस ऐसा एक सब्जेक्ट है जहां पे 40 में से आप 30 स्कोर करके अपने बाकी सारे पाप धो सकते हो। तो यार इंपॉर्टेंट बात क्या बोली, सारी चीजें आपकी मॉड्यूल में से आएगी, मॉड्यूल के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन, इनफैक्ट 90% क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। तो चलो, अब मैंने ये बता दिया कि 40 मार्क्स हैं, 4 चैप्टर है, 200 पेजेस हैं, मॉड्यूल के अंदर से सारी चीजें आएंगी। तो एक बार जरा इंडेक्स देखें अपन लोग। अब ये है मेरी जो बुक है उसका इंडेक्स, इंस्टीट्यूट का भी ऐसा ही मिलेगा, बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग डिफरेंट होगी। तो अगर मैं बात करूं पहले 4 चैप्टर की, तो पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसके अंदर हमें 2 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। ये दोनों यूनिट वही है जो क्लास 12th में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ये इजी पड़ेगा हमें। चैप्टर नंबर 2 इज फाइनेंस, मतलब पब्लिक फाइनेंस, जिसके अंदर हमारे पास 3 यूनिट है। ऑल टुगेदर ये ऑलमोस्ट नई चीजें हैं। चैप्टर 3 इज मनी मार्केट, जिसके अंदर 1, 2 और 3 यूनिट्स हैं। चैप्टर नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 200 पेजेस में हमारा ये पूरा सिलेबस खत्म होगा। अब जैसा मैंने तुम्हें बोला कि ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब तुम ये मेरे नोट्स पढ़ोगे तो व्हाट आई हैव डन इज, हर टॉपिक के बाद उस टॉपिक के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिए हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन, मतलब ये जो डार्क ब्लू सेक्शन है ना, दिस इज दी प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे गए अभी तक इंस्टीट्यूट में, या उस टॉपिक के ऊपर कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो ड्राफ्ट किया जा सकता है, ये दोनों मैंने हर टॉपिक के नीचे तुरंत दे दिए हैं, ताकि हमने यार एक टॉपिक पढ़ा एंड तुरंत नजर घुमा ली उन क्वेश्चंस पे जो उस टॉपिक में से पूछे गए हैं। तो भाई कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, क्योंकि अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा पर ये क्लियर नहीं है कि यार क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, तो 100% प्रिपरेशन तो हो नहीं पाती। तो यहाँ पे हमने जैसे ही टॉपिक पढ़ा, हमें सिर्फ एक नजर घुमानी है कि भाई मैंने जो पढ़ा क्वेश्चन उसी के बेसिस पे आया है, तो बस अब तो मैं पेपर को फोड़ डालूंगा। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल था, फिर ये एक एग्जाम्पल है, सर्कुलर फ्लो के ऊपर एक क्वेश्चन था तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। फिर ये वो क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ऐसे हर टॉपिक के बाद तुमको क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, तो टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन देखो, टॉपिक पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, ये हमारा एक सिंपल सा प्रोसीजर रहेगा। अगर तुम्हें चाहिए कि सर इसके आंसर्स भी आप दे दो, तो वैसे तो अननेसेसरी है, क्योंकि जस्ट उस क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक है भाई, अगर टॉपिक पढ़ लिया है
तो तुम्हें क्वेश्चन का आंसर तो आना ही चाहिए। बट फिर भी अगर किसी को लगता है कि सर आप ये क्वेश्चन के आंसर दे दो, तो अपन वो भी डिस्कस कर लिया करेंगे, मतलब वो भी मैं तुम्हें एक प्रिंटेड फॉर्मेट में दे दूंगा, ताकि सिर्फ नजर घुमाने के हिसाब से तुम्हारे लिए वो काम इजी हो जाए। तो चलो अब हम चालू करते हैं हमारे इंडेक्स में जो सबसे पहला चैप्टर था, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। उसका जो पहला यूनिट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसके साथ हम चालू करते हैं हमारा कामकाज। तो सब लोग थोड़ा बहुत पेन पेपर, अगर स्टिकी नोट्स हो ना, बड़े वाले स्टिकी नोट्स जो थोड़े से डिसेंट साइज के आते, वो चिंदे नहीं, थोड़े से बड़े अगर स्टिकी नोट्स हैं तो वो रख लेना, ताकि जो भी मैं नोटबुक में लिखवाऊं, वैसे मैं बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि सारी चीजें हमारे मॉड्यूल में ऑलरेडी दे रखी है, तो इट्स जस्ट अ जनरल डिस्कशन टाइप का सब्जेक्ट। बट फिर भी अगर कहीं पे मैं फ्लो चार्ट वगैरह बना रहा हूं, तो तुम स्टिकी नोट्स को यूज करके उसके ऊपर वो फ्लो चार्ट बना लो एंड उस पेज पे स्टिक कर दो, ताकि तुम्हारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। बाकी भाई तुम लोगों को स्टिकी नोट्स यूज करना मुझसे ज्यादा बेटर तरीके से आता है, तो इसलिए उसके ऊपर गाइडेंस देने की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। चल अब हम चालू करते हैं कि यार इस चैप्टर में हमें डिस्कस क्या करना है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। तो गाइज दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर एज पर आवर मॉड्यूल, बट भाई मैं इस चैप्टर के नाम को मानता ही नहीं हूं। मैं तो इस चैप्टर को हमेशा जो नाम देता हूं, दैट इज कंट्रीज इनकम, क्योंकि हमें यहाँ पे नेशनल इनकम भी निकालना है, डोमेस्टिक इनकम भी निकालना है। तो अगर मैंने चैप्टर का नाम नेशनल इनकम बोल दिया, तो भाई डोमेस्टिक इनकम तो बुरा मान जाएगा। तो हम ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे, हम तो सिंपल शब्दों में बोलेंगे कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो हमें करना है कि हमें एक कंट्री की इनकम कैलकुलेट करनी है। अब पहले शांति से सुन लो, फिर मैं तुम्हें नोट डाउन करने का टाइम अलग से दूंगा। तो जैसा मैंने बोला कि हमें करना क्या है, हमें एक कंट्री की इनकम कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यह समझना जरूरी है कि एक कंट्री की इनकम दो टाइप से कैलकुलेट होती है। एक डोमेस्टिक इनकम और एक नेशनल इनकम। मतलब आई मीन टू से कि देयर आर टू एस्पेक्ट्स, दो बेसिस हैं जिसके बेसिस पे आप सेम कंट्री की इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। तो दो अलग अलग तरीके हैं। अब यहां पे अगर मैं बात करूं भाई डोमेस्टिक इनकम की व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम, तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी पे कमाई गई हो। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, प्लेस। मतलब अगर कोई भी इनकम है जो उस कंट्री की प्लेस पे कमाई गई, तो वो हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम। सर डोमेस्टिक इनकम तो ठीक है, ये तो समझ में आ गया, नेशनल इनकम क्या है। तो भाई नेशनल इनकम का मतलब है एक ऐसी इनकम जो कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई। इसका मतलब, इसको मतलब है पर्सन से कोई भी ऐसी इनकम जो हमारी कंट्री के पर्सन ने कमाई, ये होने वाली है हमारी नेशनल इनकम। तो भाई बहुत ही स्पेसिफिक है एंड बहुत ही क्लियर है। डोमेस्टिक इनकम मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी पे कमाई, मतलब प्लेस इज इंपॉर्टेंट, पर्सन इज नॉट। पर्सन चाहे कोई भी हो, अगर हमारी जमीन है तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। एंड अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम मतलब वो इनकम जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई, मतलब पर्सन इज इंपॉर्टेंट, प्लेस कोई भी हो। तो एक काम करो, पहले इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ।
चलो साहब, आई गेस सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। तो यार अभी तक हमने जो डिस्कशन करा उसमें हमने क्या डिस्कस करा कि डोमेस्टिक इनकम मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी पे कमाई गई हो, मतलब प्लेस इंपॉर्टेंट है। तो यार सर डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या? तो सुन लो, ये मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि तुम्हारी मॉड्यूल के हिसाब से दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो यार डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब एक बार समझाना जरूर चाहिए। तो लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि एग्जाम में नहीं आएगा, पर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक बार बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या? टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर। अबे ये क्या बोल दिया, सुनो, टेरिटरी मतलब जगह, टेरिटरी किसको बोलते हैं? प्लेस के लिए वर्ड यूज होता है। तो टेरिटरी मतलब जगह, लाइंग विद इन द, लाइंग विद इन मतलब किसके अंदर? विद इन दी पॉलिटिकल फ्रंटियर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल फ्रंटियर? तो पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब है हमारा मैप, हमारा जो इंडिया का पूरी बाउंड्री है, जो अपन ने बचपन से इंडिया का मैप देखा है, तो वो बाउंड्री लाइन के अंदर जितनी भी जगह है हम उसको बोलेंगे हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी। तो एक बार वो जो सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स थे ना उसको वापस डिस्कस कर लेते हैं। टेरिटरी मतलब जगह, लाइंग विद इन द मतलब अंदर, किसके अंदर भाई? पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब हमारा मैप, मैप में जो हमारी कंट्री की बाउंड्री है उसके अंदर जितनी भी जगह है वो होगी हमारे लिए डोमेस्टिक टेरिटरी। ये समझ में आया? बट ये था हमारा पहला पॉइंट। अब इसके आगे बोला है इंक्लूडिंग दी वाटर बॉडीज, मतलब जगह जब मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ जमीन नहीं भाई, पानी में जो हमारा हक है। तो यार अगर किसी ने कस्टम्स वगैरह पढ़ा है तो हमारी बाउंड्री लाइन से कुछ नॉटिकल माइल्स, 12 या 24 नॉटिकल माइल्स, मतलब माइल से एक मेजरमेंट का वो है, इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। तो हमारी बाउंड्री से कुछ देर तक या कुछ दूरी तक जो वाटर बॉडी है उस पे भी हमारा एक्सक्लूसिव राइट है। मतलब अगर पाकिस्तान का कोई आदमी नाव में बैठ के हमारे उस जो वाटर बॉडी पे जो हमारा राइट है उसके अंदर आ जाएगा ना, तो हम गोली से उड़ा सकते हैं कि भाई ये हमारी जगह है, इधर नहीं मंडराने का। पॉइंट समझ में आया? तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हो गया? टेरिटरी मतलब जगह, लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर, हमारे मैप के अंदर की जो जगह है वो जगह, के साथ साथ जो हमारे वाटर बॉडीज है उस पे जो हमारा हक है वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। पॉइंट क्लियर है? अब इसके अलावा एक और पॉइंट है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड बाय नॉन रेसिडेंट ऑपरेटेड अब्रॉड। बट ये मैं तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, तुम्हारे मॉड्यूल के हिसाब से ये पॉइंट बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है, तो अपन इसको स्किप कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का एक बेसिक मीनिंग समझ में आ गया भाई, अपनी जगह। वो अमेजोन का ऐड नहीं है, अपनी दुकान भैया अपनी दुकान, तो वैसे ही डोमेस्टिक टेरिटरी हो गया भाई अपनी जगह, अपनी जगह। अब बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो यार नेशनल इनकम में मैंने तुम लोगों को बोला कि इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई हो ये होती है नेशनल इनकम। तो तुम्हारा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलेंगे? मैं हूं क्या नॉर्मल रेसिडेंट? तुम हो क्या नॉर्मल रेसिडेंट? तो अब डेफिनेशन सुनो। अगेन हमारी मॉड्यूल में ये सारी चीजें नहीं बताई गई है क्योंकि वो अज्यूम कर रहे कि तुमने क्लास 12 में पढ़ ली है, तो ठीक है ना, अज्यूम क्या करी, पढ़ी है। तो उन्होंने उन चीजों को यहाँ पे नहीं लिखा है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत रेयर है, मतलब नहीं आ सकता है, तो अपन इसको लिखेंगे नहीं, बट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई नॉर्मल रेसिडेंट उस पर्सन को बोलेंगे जो, पहली कंडीशन, एक तो उस कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहा है। तो भाई तुम इंडिया में 1 साल से ज्यादा रह रहे हो कि नहीं? बिल्कुल रह रहे हो। मैं भी 1 साल से ज्यादा रह रहा हूं तो मैं भी नॉर्मल रेसिडेंट हूं। बट सिर्फ एक कंडीशन नहीं है, तुम्हें पता है अगर सिर्फ एक कंडीशन डालता ना कि 1 साल से ज्यादा जो रहेगा वो नॉर्मल रेसिडेंट, तो भाई वांदे हो जाते। कैसे वांदे हो जाते? अगर कोई पर्सन IIM अहमदाबाद से 2 साल का MBA कोर्स करने आता तो तुम तो साला उसको भी अपना नॉर्मल रेसिडेंट बना लेते। क्यों? क्योंकि वो 2 साल से ज्यादा रह लिया। अगर मान लो कोई फॉरेनर इंडिया में घूमने आया एंड इंडिया की प्रजा, इंडिया के लोग, वो बेचारा घूमने आया, तुमने 2 सालों तक उसको इंडिया में ही घुमाते रहे, उसका सामान चोरी कर लिया और उसको गलत गाइडेंस देते रहे, तो बेचारा भटकता रहा, 2 सालों तक परेशान रहता रहा, तो क्या तुम इसको नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल लोगे? अरे कोई पर्सन है जो फॉरेन से इंडिया में आया मेडिकल की कोई ट्रीटमेंट करवाने एंड उसको बेड रेस्ट वगैरह बोला है तो वो 2 सालों के लिए इंडिया में रह गया, तो क्या वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट हो गया? ऑब्वियसली नॉट। तो इसलिए नॉर्मल रेसिडेंट की पहली कंडीशन है 1 साल से ज्यादा रहना, बट दूसरी कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई विद इन द सेम कंट्री। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब उसकी मेजर प्रॉपर्टीज, उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी इसी कंट्री में होना चाहिए।
तो अगर मेरी बात करें तो मैं 1 साल से ज्यादा रह रहा हूं इंडिया में, मेरी मेजर प्रॉपर्टी इंडिया में, फॉरेन में तो वैसे कुछ है ही नहीं, एंड मेरी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी इंडिया में, तो भाई मैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कंडीशन में आ जाता हूं, मैं उस डेफिनेशन में कवर होता हूं, तो ये है नॉर्मल रेसिडेंट। तो भाई 1 साल से ज्यादा रहना पड़ेगा। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आपकी मेजर प्रॉपर्टी, आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम भी इसी कंट्री में अगर होगा, तब जाके आप बनोगे नॉर्मल रेसिडेंट। तो यार अभी तक हमने डिस्कस करा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या, हमने डिस्कस करा कि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या। अब हम थोड़े से एग्जांपल लेते हैं। मैंने तुम्हें बोला डोमेस्टिक इनकम कब बोलोगे, जब इनकम हमारी जगह पे अर्न हुई है, एंड नॉर्मल या नेशनल इनकम कब बोलोगे, जब इनकम हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न करी है। बात समझ में आई। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, तुम लोग बताना कि वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है कि नहीं है, नेशनल इनकम है कि नहीं है, क्या दोनों है, क्या दोनों ही नहीं है। अपन ऐसे डिस्कशन करते हैं। चल DI इज डोमेस्टिक इनकम, NI इज नेशनल इनकम। अब मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल AR रहमान, स्पेलिंग अवॉइड करना, मेरे को सबकी आती नहीं है, बट अगर AR रहमान ने फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में जाके एक लाइव कॉन्सर्ट करा, एंड यार उस बंदे की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, तो AR रहमान ने जब ऑस्ट्रेलिया में लाइव कॉन्सर्ट करा, भयंकर भीड़ आई, एंड मान लो AR रहमान ने इससे 50 करोड़ रुपए कमाए। कितने? 50 करोड़ रुपए कमाए। मेरे को एक बात बताओ, ये जो इनकम है 50 करोड़ रुपए, ये इंडिया की, सुनना क्वेश्चन क्या है, ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है, नेशनल इनकम है या नहीं है, तुम जवाब दो। सबसे पहले, क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है? तो सर डोमेस्टिक इनकम मतलब जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पे कमाई, पर AR रहमान ने ये हमारी इंडिया की जमीन पे थोड़ी कमाया जाके, ये तो उसको ऑस्ट्रेलिया जाके कमा के आया, तो नहीं सर, ये हमारी डोमेस्टिक इनकम तो नहीं हो सकती। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये हमारी नेशनल इनकम है? तो सर नेशनल इनकम मतलब जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने कमाई हो, एंड यार AR रहमान तो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है, तो फिर ये हमारी नेशनल इनकम है। बात समझ में आई। डोमेस्टिक इनकम को कोई लेना देना नहीं है कि पर्सन कौन है, वो पूछेगा भी नहीं कि किसने कमाई, एंड नेशनल इनकम को कोई लेना देना नहीं है कि ये इनकम कहां अर्न हुई, वो पूछेगा भी नहीं कि भाई कहां कमाई। डोमेस्टिक इनकम से पूछेगा पर्सन कौन है, इंडियन है तो है डोमेस्टिक इनकम, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डोमेस्टिक इनकम से भी ये पूछेगा प्लेस कौन सी है, इंडिया, तो है हमारी डोमेस्टिक इनकम, पर्सन चाहे कोई भी हो। एंड अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, तो वो हमसे से पूछेगा कि भाई पर्सन कौन है, प्लेस कोई भी हो, अगर पर्सन हमारा है तो वो हमारी नेशनल इनकम है, बात खत्म। चल अब अपन मानते सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अपन। आतिफ असलम, अगेन जबरदस्त सुपरस्टार, क्या गाना गाता है, मतलब आई एम बिग फैन। उसने इंडिया में आके एक वही लाइव कॉन्सर्ट करा, एंड मान लो 80 करोड़ रुपए कमाए। अब ये जो 80 करोड़ रुपए आतिफ असलम ने इंडिया के लाइव कॉन्सर्ट से कमाए, क्या ये इंडिया की पूछ रहा हूं, पाकिस्तान की नहीं, क्या ये इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है साहब? डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी अपनी होनी चाहिए, और उसने इंडिया में कमाया, सर प्लेस अपनी है, तो ये हमारी डोमेस्टिक इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये हमारी नेशनल इनकम है? सर नेशनल इनकम मतलब नॉर्मल रेसिडेंट अपना होना चाहिए, क्या आतिफ असलम अपना नॉर्मल रेसिडेंट है? नहीं साहब, वो पाकिस्तान का है, तो क्योंकि वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, तो ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। सोनू निगम ने, या यार ये भी इसने अपनी कंट्री अभी चेंज कर ली, इसको हटा दे अपन, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वो कौन है यार, वो गाती रहती है यार, नेहा कक्कर, मतलब ऑलमोस्ट 95% गाने तो इसी ने गाने का ठेका ले रखा है, सब में यही निकलती है। नेहा कक्कर ने इंडिया में एक कॉन्सर्ट करा,
एंड उससे उसने 10 करोड़ रुपए कमाए। अब सोचो, नेहा कक्कर ने जब इंडिया में कॉन्सर्ट करा और 10 करोड़ रुपए कमाए, क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी? इंडिया में कमाए, प्लेस अपनी है ना, तो बिल्कुल हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी। क्या ये हमारी नेशनल इनकम होगी? पर्सन चेक करना रहता है, पर्सन नेहा कक्कर इंडियन है, तो फिर ये हमारी नेशनल इनकम भी है। मतलब सेम इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम भी हो सकती है, नेशनल इनकम भी हो सकती है। समझ में आया? लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, वो एक कौन है यार, लड़की जैसा दिखता है, सिंगर फॉरेन का। ठीक है भाई, तो जस्टिन बीबर, बीबर की स्पेलिंग मेरे को नहीं आती तो मैंने बी डॉट लगा दिया। इसने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जाके लाइव कॉन्सर्ट, जस्टिन बीबर पाकिस्तान में जाके लाइव कॉन्सर्ट कर रहा है, सोच रहे हो, इंग्लिश में। अब सोच रहे हो क्या हो रहा है, एंड वहां से उसने टोटल 50,000 रुपए कमाए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में इंग्लिश कॉन्सर्ट देखने जाएगा कौन बे? तो अगर जस्टिन बीबर ने पाकिस्तान में जाके 50,000 रुपए कमाए, क्या ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है? डोमेस्टिक इनकम को चाहिए प्लेस, प्लेस इज पाकिस्तान नॉट इंडिया। तो सर ये हमारी डोमेस्टिक इनकम नहीं हो सकता। क्या ये हमारी नेशनल इनकम हो सकता है? जस्टिन बीबर इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, तो फिर ये हमारी नेशनल इनकम भी नहीं हो सकता। बात समझ में आया? तो ये थे वो एग्जांपल्स जिससे मैंने तुम्हें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे जज करते कि कोई इनकम हमारी डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है, नेशनल इनकम है या नहीं है। सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमने डिस्कस करे। अब इसको एक बार नोट डाउन कर लो ताकि रिवीजन के टाइम पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एकदम अच्छी हो जाए। चलो साहब, अब दो छोटी सी टर्म है जो हम लोगों को डिस्कस करके नोट डाउन करनी है, जिसमें से पहली है फैक्टर इनकम और पेमेंट। तो यार व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर इनकम एंड पेमेंट? एक ऐसी इनकम, एक ऐसा पेमेंट जो बाइलैटरल है। बाइलैटरल मतलब टू साइडेड, तो मैं बाइलैटरल लिख ही नहीं रहा हूं, वाई टू कॉम्प्लिकेट। तो फैक्टर इनकम या पेमेंट है टू साइडेड ट्रांजैक्शन बेसिकली। मतलब अगर आपने कोई पेमेंट कराए तो बदले में आपको कोई सर्विस मिली है, आपको कोई सर्विस मिली है तो बदले में आपने कोई पेमेंट कराए। एंड जो फैक्टर इनकम या पेमेंट होता है, इट इज टेकन इन कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीज इनकम। मतलब जब भी आप कंट्री की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको सारी फैक्टर इनकम और पेमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो फैक्टर इनकम या पेमेंट का मतलब है टू साइडेड, बायलैटरल। मैं कोई पेमेंट कर रहा हूं तो बदले में मुझे कोई गुड्स या सर्विसेज मिलेंगी, तुम कोई पेमेंट कर रहे हो तो बदले में तुम्हें भी कोई गुड्स या सर्विसेज मिलेंगी।
जितनी भी टू साइडेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी फैक्टर इनकम और पेमेंट होते हैं, ये हमारी नेशनल इनकम अकाउंटिंग में कंसीडर करे जाते हैं। एक और टर्म है इसी के साथ, अच्छा तुमने देखा मैं हर चीज के बाद नोट डाउन करने का टाइम देता हूं, तो भाई जब मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, तो मस्त पेन नीचे रखा और समझा अच्छे से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारा जो माइंड है एट अ टाइम या तो किसी चीज को ग्रास्प कर सकता है, समझ सकता है, एंड या फिर वो नोट डाउन कर सकता है। तो हमें इन दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है। आई वॉन्ट 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगा, भाई वीडियो है, तुम वीडियो से पढ़ रहे हो, नहीं भी अगर टाइम दिया, कभी मान लो मैं भूल गया एक आध टॉपिक में, तो वीडियो रिवाइंड करके वहां पे पॉज करके नोट डाउन कर लेना ना, बाद में उसमें टेंशन क्यों ले रहे हो। तो जब मैं कोई चीज समझा रहा हूं तो पेन डाउन होंगे एंड तब अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चल मैं यहां पे बोल रहा था कि जो नेक्स्ट है दैट इज ट्रांसफर इनकम या फिर ट्रांसफर पेमेंट। तो भाई ट्रांसफर इनकम या पेमेंट का मतलब है सिंपली वन साइडेड पेमेंट या वन साइडेड ट्रांजैक्शन। मतलब तुमने कोई पेमेंट करा, बस पेमेंट कर दिया, बदले में कोई गुड्स या सर्विसेज नहीं मिल रही। चैरिटी, डोनेशन, गिफ्ट्स, ये सब क्या होता है, वन साइडेड होता है ना। अब तुम ये मत बोलना कि सर गिफ्ट वन साइडेड थोड़ी होता है, बदले में रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है। भाई वो बचपन में होता था, अब नहीं होता। अब गिफ्ट दिया तो दिया, आज की तारीख में तो गिफ्ट देना भी अब बंद हो चुका है। साला हमारी पार्टी में, मतलब मेरा जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कोई बर्थडे गिफ्ट देना ही नहीं समझता। साला पार्टी में सब आते गिफ्ट ही नहीं देते, मैं भी नहीं देता फिर उनकी बर्थडे पे। एनीवेज, तो ट्रांसफर पेमेंट और इनकम का मतलब क्या हो गया, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। आपने कोई पेमेंट करा है, बदले में आपको कोई भी गुड्स या सर्विसेज रिटर्न में नहीं मिलने वाली है। पॉइंट क्लियर है ये। एंड क्योंकि ये वन साइडेड है, बदले में कोई गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं हुआ कंट्री में, उसकी वजह से कोई इनकम ही जनरेट नहीं हुई, इट इज नॉट टेकन इन कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीज इनकम। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो भाई जैसा मैंने प्रॉमिस करा, नोट डाउन करने का टाइम दूंगा, तो करो इसको नोट डाउन। चलो साहब, अब ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे व्हाइट पेपर पे लिखी ना, ये सब तुम्हारी मॉड्यूल में नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इसके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट हम जब चैप्टर को आगे लेके जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूज में आ सकता है, इसलिए अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। तो मैं चाहूंगा कि नोटबुक बनाने की जगह इनको स्टिकी नोट्स पे आप लिखते जाओ, एंड जो जो पेज है वहां पे आप उसको चिपकाते हुए चलो। अब समय आ गया है जहां पे हम हमारी बुक्स की तरफ बढ़े। तो यार ये बुक है हमारी, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो गया, उसका यूनिट 1। अच्छा यहाँ पे उल्टा है, पता है, नॉर्मली यूनिट के अंदर चैप्टर होते हैं, पर हमारे आईसीआई मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर के अंदर यूनिट है, तो मैंने भी फिर वैसा ही फ्रेम करा हुआ है। तो दिस इज चैप्टर 1 का यूनिट 1। बोलने में थोड़ा उल्टा है बट दैट इज फाइन। यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें स्टार्टिंग में टर्म्स दे रखी है जो हमें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो एज वी गो ऑन, एज वी प्रोग्रेस, हम एक एक करके सारी टर्म्स को डिस्कस कर लेंगे। ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक है,
जो मुझे लगता है कि पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद एंड में डिस्कस करना चाहिए। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। अब सीधे आ जाओ तुम लोग इस कन्वर्जन टेबल पे, पेज नंबर 3, कन्वर्जन टेबल। कन्वर्जन टेबल हमें बहुत ज्यादा काम में आएगा हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। मतलब भाई तुम लोग तो ये मान लो कि अगर 100 में से 50% स्टूडेंट नेशनल इनकम के क्वेश्चन में गलती करते हैं, उनका आंसर मैच नहीं होता, तो उस 50 में से 45 लोग ये कन्वर्जन टेबल में ही मिस्टेक करते हैं। दिस इज डैम इंपॉर्टेंट। मतलब 90% ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने मिस्टेक करी है वो कहां गलती करके बैठे? कन्वर्जन टेबल में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि नहीं? अब इसको शांति से समझो, पहले समझो फिर नोट डाउन करना। तो यार पहला कन्वर्जन टेबल है कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट जाने का बोल दिया जाए, मतलब मुझे किसी कंट्री की ग्रॉस इनकम दे दी जाए एंड क्वेश्चन हमें बोले कि भाई नेट इनकम निकालो, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अकाउंट्स के साथ रिलेट करते हैं। मुझे एक बात बता, अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है? बिल्कुल सुना है। तो मुझे एक बात बताओ, एक एसेट था 50 लाख रुपए का, कोई भी एसेट ले लो, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जो भी तुमको मानना हो। तो भाई 50 लाख रुपए का एसेट था, 5 लाख रुपए तुमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो एंड में कितना बचा? 45,000, 45 लाख। बहुत सिली क्वेश्चन था बट ठीक है, पूछना था मेरे को। तो मैंने तुम्हें बोला 50 लाख का एसेट था, चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। 50 लाख रुपए का एसेट था, तुमने 5 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन लगाया, तो एंड में हमारे पास बचा 45 लाख। हाँ या ना? क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये है कि क्या इस 50 लाख के लिए कोई प्रॉपर टर्म है अकाउंट्स में? क्या इस 45 लाख के लिए कोई प्रॉपर टर्म है अकाउंट में? कुछ लोगों को हो सकता है याद आए, डेप्रिसिएशन माइनस करने के पहले जो टर्म होती है उसको अपन बोलते हैं ग्रॉस एसेट्स। हाँ, अब कुछ लोगों को याद आया। एंड डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो एसेट होता है उसका आप बोलते हो नेट एसेट्स। बात समझ में आई? अब मैंने इसके साथ कनेक्ट इसलिए करा क्योंकि हमारे इकोनॉमिक्स में भी अगर आपको ग्रॉस इनकम से नेट इनकम जाना है तो आपको सिंपली माइनस डेप्रिसिएशन करना है, बात खत्म, और कुछ भी नहीं। एंड अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको उल्टा जाने को बोल दिया जाए, तो आप नेट से ग्रॉस इनकम पे जाने के लिए, नेट एसेट से ग्रॉस एसेट्स पे जाने के लिए आपको प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, बात खत्म। तो यार ये था हमारा पहला कन्वर्जन टेबल कि अगर आपको किसी भी कंट्री की ग्रॉस इनकम दे दे एंड बोले नेट इनकम निकालो, तो आप माइनस डेप्रिसिएशन करोगे। आपको नेट इनकम दे दे एंड उल्टा जाना है, ग्रॉस इनकम निकालने का बोला है, तो आप प्लस डेप्रिसिएशन करोगे, बात खत्म। अब इसको पहले नोट डाउन कर लो, दिमाग में थोड़ा सेटल करो कि भाई ग्रॉस से नेट के लिए क्या, नेट से ग्रॉस के लिए, नेट से ग्रॉस के लिए क्या, फिर अपन इसको और डिस्कस करते हैं। सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, अपने को इसको दिमाग में बिठाना भी है, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड कन्वर्जन टेबल की। सेकंड अभी नहीं कर रहे, सेकंड इसके बाद करेंगे। आप जब कंट्री की इनकम कैलकुलेट करते हो तो उसके उसके लिए आपके पास दो पैरामीटर्स होते हैं। वो दो पैरामीटर्स कौन से होते हैं? एक होता है फैक्टर कॉस्ट और एक होता है आपके पास मार्केट प्राइस। मतलब जब आप
कंट्री की इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उस इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे भी कैलकुलेट कर सकते हो एंड मार्केट प्राइस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये क्या होता है, कल के हमारे लेक्चर में हम सबसे पहले इसी को हिट करने वाले हैं, बट अभी सिर्फ ये समझो कि अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन फैक्टर कॉस्ट पे दे दे इनकम को कैलकुलेट करके एंड वो तुमसे पूछे कि बताओ भाई अगर इनकम हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे तो कितनी, तो अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो अब सुनना, फॉर एग्जांपल मैं इस पेन को बनाता हूं, ये पेन मैन्युफैक्चर करता हूं, मेरी फैक्ट्री है, ये पेन मुझे पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 18 रुपीज, इस पे मैं 2 रुपए अपना प्रॉफिट ऐड करता हूं। अगर कोई बंदा फैक्ट्री पे आके मुझसे पूछे कि ये पेन कितने में दी, तो मैं फैक्ट्री गेट पे इसको 20 रुपए में बेचने को तैयार हूं। तो मैंने मस्त इस पे वो येलो कलर का टैग लगाया, प्राइस टैग लिखा 20 रुपीज एंड मैं कहा भाई 20 रुपीज में मैं इसको बेच सकता हूं फैक्ट्री गेट पे, ये मेरी फैक्ट्री कॉस्ट है, यू मान लो। अब जैसे ही मैं इस पेन को बेचने के लिए बाहर निकला तो मैंने बस दरवाजा खोला फैक्ट्री गेट का, पैर बाहर रखने ही वाला था कि एक आदमी खड़ा था सामने, उसने मुझे ऐसा करके एक लेटर दिखाया सेंट्रल गवर्नमेंट का कि आपके ऊपर पर पेन 2 रुपए की जीएसटी लगाई जाती है, इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। मुझे एक बात बताओ, अगर 20 रुपए में पहले मैं इसको बिना गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के 20 रुपए में इसको बेचने को तैयार था, अब मुझे पता चला कि भाई 2 रुपए का जीएसटी है इस पेन के ऊपर, क्या मैं अभी भी इसको 20 रुपए में बेचूं, कितने में बेचूं सर, 22 रुपए में बेचो, मतलब ये 2 रुपए आप इसमें ऐड करने का बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है। तो जब मैं इसको फैक्ट्री गेट से बाहर लेके जाऊंगा एंड मार्केट में बेचने निकलूंगा तो मार्केट में वो जो 2 रुपए का टैक्स है वो मुझे कस्टमर से रिकवर करना है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स कस्टमर से रिकवर करते इतना तो पता ही होगा अपने को। तो यहां पे प्लस मैं करूंगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं वापस से अंदर गया, मैंने वो येलो टैग निकाला, एक नया टैग लगाया 22 रुपए का। अब मैंने सोचा कि चलो इसको मार्केट में जाके बेचते हैं। जैसे ही मैंने फैक्ट्री का गेट खोला, मैं पैर बाहर रखने ही वाला था तो एक और आदमी खड़ा था, उसने भी मुझे ऐसे एक लेटर दिखा दिया। इस बार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये लेटर था जिसपे लिखा हुआ था कि बधाई हो, आपको स्टेट गवर्नमेंट 1 रुपए की सब्सिडी दे रही है ना भाई। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब है वो पैसा जो गवर्नमेंट मुझे देगी। तो दे वांट टू प्रमोट एजुकेशन, तो उन्होंने पर पेन मुझे 1 रुपए की क्या दे दी, सब्सिडी दे दी। एंड गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है ना तो उनकी कंडीशन होती है कि ये बेनिफिट आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है, पास ऑन करना है, आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कि कंज्यूमर के लिए इस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो। तो क्या मैं अभी भी 22 रुपए में जाके बेच दूं क्या ये पेन, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट 12 बजा के रख देगी मेरी। तो अब मैं वापस अंदर आया, मैंने वो येलो टैग निकाला 22 रुपए का, 22 में से 1 रुपए की सब्सिडी है तो मैंने 21 रुपए का टैग लगाया एंड अब मैं 21 रुपए में इसको मार्केट में जाके बेच पाऊंगा। तो मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अगर क्वेश्चन ने हमें सब्सिडी दी है तो हमें उस सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा, माइनस। बात समझ में आई। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर फैक्टर कॉस्ट दे दे एंड मार्केट प्राइस पे जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होगा एंड सब्सिडी माइनस होगी। बट बट अगर हमें उल्टा जाने को बोल दिया जाए, क्वेश्चन हमारे साथ होशियारी करे, क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग पॉइंट दे दे मार्केट प्राइस एंड क्वेश्चन बोले कि भाई कैलकुलेट दी फैक्टर कॉस्ट, तो पूरा उल्टा करना पड़ेगा, सब्सिडी करनी पड़ेगी प्लस एंड इनडायरेक्ट टैक्स करना पड़ेगा माइनस। सिंपल सी बात है। तो आपको अभी ये नोट डाउन भी करना है एंड यार दिमाग में ये पूरा सेटल भी करना है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस और सब्सिडी माइनस। बट अगर उल्टा जाना है, मार्केट प्राइस से हमें जाना है क्वेश्चन में फैक्टर प्राइस की तरफ, तो सब्सिडी प्लस होगी एंड इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। जब तक तुम इसके ऊपर मास्टरी नहीं कर लेते तब तक मैं इसके आगे एक और टर्म समझाने वाला हूं, वो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे भाई साहब। तो अगर ये समझना है आगे की टर्म तो इसके ऊपर मास्टरी करो, तो सिर्फ नोट डाउन नहीं करना है, अपने दिमाग में प्रैक्टिस भी करना है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लो।
देखो, अगर किसी का अभी ये प्रैक्टिस नहीं हुआ है, दिमाग में सेटल नहीं हुआ है, तो वीडियो पॉज कर लो। सबकी स्पीड अलग अलग होती है, तो मैं बाकी बच्चों को नेक्स्ट टाइम समझा रहा हूँ ईमानदारी से। अगर अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं हुई ना, तो प्लीज वीडियो को पॉज करो एंड पहले इसको दिमाग में सेटल कर लो, फिर आगे जाना। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो वीडियो में हूँ, कभी भी प्ले कर लेना। चलो, अब यहां पे हमें एक नई टर्म समझनी है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है नेट। तो भाई NIT इसको अपन शॉर्ट में बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला होगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ध्यान से सुनो, इसको बड़ा कर देते ताकि तुम लोग अच्छे से देख पाओ। टर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है नेट। NIT इसको शॉर्ट में बोलेंगे, तो जब भी मैं बोलूंगा NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। याद करो, मेरे एग्जांपल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 रुपए का क्या लगाया था, GST, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे 1 रुपए की क्या दी थी, सब्सिडी। तो इस 2 और 1 को जब मैं नेट ऑफ कर दूंगा तो 1 रुपया बचेगा। इनडायरेक्ट टैक्स हेवियर है 1 रुपए से, तो ये जो 1 रुपया है ना, दोनों का डिफरेंस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, दिस इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्ट टैक्स अलग और सब्सिडी अलग ना दी जाए। हो सकता है कि क्वेश्चन में तुम्हें इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का नेट फिगर 1 रुपया दे दिया जाए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अगर हमें क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग अलग ना दी जाए, एंड वो तो हमें सीधा बोलते हैं कि भाई नेट इनडायरेक्ट टैक्स इतना रुपए, तो उसको कैसे डील करेंगे साहब। तो उसको कैसे डील करना है समझो। अब यहां पे अगर मैं बात करूं नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, तो आप क्वेश्चन का फिगर देखो, क्वेश्चन का फिगर देखो, है ना। या तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव होगा, या तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव होगा। अगर क्वेश्चन ने बोला कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 रुपीज पॉजिटिव, तो मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला देख के क्या लगता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव कब आएगा, जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा या सब्सिडी। सोचना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है कि हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया उसमें बोला है नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 रुपीज पॉजिटिव फिगर है। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले को देख के ये बताओ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव कब आएगा, जब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा होगा या सब्सिडी। तो आंसर है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव दे रखा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स आपका बड़ा है। पॉइंट क्लियर ही है। बट अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव दे के रखा है, तो भाई इस फॉर्मूले देख के बताओ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव कब आएगा, जब कौन बड़ा होगा, इनडायरेक्ट टैक्स या फिर सब्सिडी। नेगेटिव कब आएगा, कौन बड़ा होगा, आंसर है सब्सिडी। तो भाई जब भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव होगा, इसका मतलब कौन बड़ा है, तो आंसर है सब्सिडी। अब इतना तो समझा दिया मैंने। अब इसको समझाने का पर्पस क्या है, मतलब इसको कैसे यूज करना है, सिंपल सी बात। तो यार समझो, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है। तो अगर आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करते हो तो तुम प्लस कर दो। अगर तुम्हें उल्टा जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हो तो माइनस कर दो। अगर 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 नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव आया, नेगेटिव आया मतलब ये सब्सिडी का फिगर है, तो जो सब्सिडी के साथ करते हो आप वही करो। इसका मतलब अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव है, मतलब सब्सिडी बड़ी है, तो सब्सिडी को माइनस करते हो माइनस कर दो। बट अगर तुम्हें उल्टा जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो सब्सिडी को क्या करते हो प्लस, तो फिर प्लस कर दो। बात समझ में आई। अब मैं इसको एक बार और रिपीट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 30% ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐसा होगा, सर एक बार और। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ भी नहीं करना, हमें दिमाग नहीं लगाना। सिंपल क्वेश्चन पढ़ा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, उसके सामने फिगर देख लिया, हमने समझा कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स पहले पॉजिटिव दे रखा है या नेगेटिव। नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव होने का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा है, एंड अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव दे रखा है, इसका मतलब सब्सिडी बढ़ी है। इतना क्लियर हुआ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स पॉजिटिव है मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स है, NIT अगर नेगेटिव है मतलब ये सब्सिडी। इतना क्लियर है। अब आपको अगर
इधर से इधर जाना है, एंड पॉजिटिव है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा है तो आप प्लस करो, नेगेटिव है तो ये सब्सिडी है, सब्सिडी को क्या करते हो माइनस, तो फिर माइनस कर देना उसको। माइनस ऑफ माइनस नहीं होगा, मतलब अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स -50 दे रखा है, सुनना ध्यान से, अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स -50 दे रखा है, आपको फैक्टर कॉस्ट से जाना है मार्केट प्राइस, तो मैंने बोला क्या करो, वो सब्सिडी है ना तो माइनस कर दो, पर माइनस ऑफ -50 नहीं होगा, माइनस साइन से तो आपने ये पता लगा लिया ना कि ये सब्सिडी है। अब फिगर को मॉड वैल्यू लेना, मतलब आप प्लस या माइनस से सिर्फ ये पता लगाते हो कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है या सब्सिडी, उसके बाद आपके लिए फिगर तो मॉड वैल्यू में होगा, मतलब 50 रुपए, ना पॉजिटिव बोलने का ना नेगेटिव बोलने का, तो माइनस ऑफ माइनस कभी भी नहीं होगा। पॉइंट क्लियर है ये? अगर मान लो तुम्हें उल्टा जाना है, तुम्हें बोला कि भाई मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, एनआईटी पॉजिटिव दे रखा है, पॉजिटिव का मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आप माइनस कर लो। अगर एनआईटी नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब ये सब्सिडी है, तो अगर उन्होंने बोला एनआईटी -80, तो माइनस से पता लगा कि 80 रुपीज क्या है सब्सिडी। अब आप बोलो सब्सिडी है मेरे पास 80 रुपीज, एंड सब्सिडी को आप उल्टा जाते वक्त क्या करते हो, प्लस, बात खत्म। पॉइंट क्लियर है? अब इसको है ना एक दो बार देख के जो मैंने समझाया थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, मानता हूं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर भाई पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि मैंने जैसा बोला 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो नेशनल इनकम का क्वेश्चन गलत करते हैं वो फंबल करते हैं ये कन्वर्जन टेबल में, तो दिस इज डैम इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे टाइम लेके इसको नोट डाउन करो, एंड इसके बाद इसको अच्छे से दिमाग में रिवाइज करो। तो भाई एक बीच का कन्वर्जन टेबल और बच गया है, जो मुझे ऐसा लगता है आज के लेक्चर के लिए थोड़ा ओवरडोज हो जाएगा, तो मैं आज के लेक्चर को यहीं पे रुकूंगा। कल हम स्टार्टिंग में सबसे पहले ये कन्वर्जन टेबल का जो बीच वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, एंड फिर तो अभी कहानी बहुत लंबी, आज तो पहला लेक्चर है अपना, बट कल के लेक्चर के पहले आप बाकी और कुछ रिवाइज करो कि नहीं करो, ये वाला जो सेगमेंट है एंड जो ये वाला सेगमेंट है इसको बाय हार्ट, ये भी बाय हार्ट पूरा दिमाग में याद कर लेना, तो ही तुम्हें नेशनल इनकम चैप्टर के ऊपर ग्रिप लाने में मजा आएगा, मतलब इजी हो जाएगा। क्लियर है ये? तो भाई बस अब नोट डाउन कर लो, एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। नोट डाउन कर लिया जाए।